ओके, सो इन लास्ट क्लास हम लोगों ने एंजाइम कैटालिसिस देखा था। वी टॉक अबाउट एंजाइम क्या होता है और कैसे एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज करता है। उसके बाद हम लोगों ने उसका काइनेटिक्स पढ़ा था कि की लॉक मैकेनिज्म होता है, और की लॉक मैकेनिज्म के बाद जो एंजाइम का कैटालिसिस का मैकेनिज्म होता है वो दो स्टेप में होता है। एक पहला स्टेप होता है जहाँ पे एंजाइम फ्री एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके हमें एक इंटरमीडिएट देता है ES, एंड सेकेंड स्टेप में वो जो ES होता है वो डिकम्पोज हो जाता है प्रोडक्ट और एंजाइम वापस मिल जाता है। ये जो एंजाइम था सेकंड स्टेप में मिलता है वो कॉन्टिन्यूसली यूज होता रहता है फॉर आवर एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने उस काइनेटिक्स के बेसिस पे, उस मैकेनिज्म के बेसिस पे हम लोगों ने ये इक्वेशन निकाली थी विच इज माइकलिस मेंटन मैकेनिज्म। यहाँ माइकलिस मेंटन इक्वेशन प्रूफ करी थी। ये इक्वेशन लास्ट टाइम हम लोगों ने कंप्लीट करी थी एंड एट द एंड हम लोगों को ये मिला था। तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन मिली थी, और माइकलिस मेंटन इक्वेशन में है उसको हम लोग बोलते हैं माइकलिस कांस्टेंट, दिस Km। ये जो इक्वेशन मिली थी इसमें हम लोगों ने लेट किया था ये जो Km है ये माइकलिस कांस्टेंट होता है विच इज K-1 प्लस K2, विच इज K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1। तो ये हमें माइकलिस मेंटन इक्वेशन यहाँ पे मिल गई थी, और इसमें जो Km है वो माइकलिस कांस्टेंट है। फिर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए वी कंसिडर अ केस जहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया था कि जब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सारा एंजाइम, जितनी भी हम लोगों ने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम की ले रखी है वो सारी की सारी क्या है, रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो जो E0 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब सारा एंजाइम सबसेट के साथ रिएक्ट करके इंटरमीडिएट ES कॉम्प्लेक्स बना लेता है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो फ्री एंजाइम होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 0। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंजाइम की जो कैटालिसिस होगी वो मैक्सिमम होगी। उस टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि जहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है एंजाइम पे। और अगर सारा का सारा एंजाइम इन्वॉल्व हो रखा है रिएक्शन करने में तो वो एक रेट देगा, रेट की कुछ वैल्यू देगा जो कि कांस्टेंट होगी और जो क्या होगी, मैक्सिमम। तो उसको हम लोगों ने कंसिडर कर लिया था रेट इज इक्वल्स टू वी मैक्स विच इज इक्वल्स टू K2 E0, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, E इज इक्वल्स टू ES, मतलब सारा जो एंजाइम है वो किससे में कन्वर्ट हो गया है, इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो गया है। और हमारे पास इक्वेशन 1 से जो हम लोगों ने रेट निकाला था, रेट इज इक्वल्स टू K2 ES। तो यहाँ पे ES की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, E0 के इक्वल है, तो हमारा क्या आ गया, K2 E0 विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेट दैट वी कैन ऑब्टेन थ्रू दिस इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने ये जो सेम इक्वेशन थी उसके अंदर हम लोगों ने इक्वेशन 6 को सब्स्टिट्यूट किया। तो वहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास K2 E0 यहाँ पे जो लिखा हुआ है तुम्हें दिख रहा होगा इक्वेशन 6 में। ये जो K2 E0 है ये है, और हमारे पास K2 E0 को क्या लिखा हुआ है, हम लोगों ने V max लिखा हुआ है। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा, V max इंटू S डिवाइडेड बाई KM S। तो हमारी ये जो इक्वेशन है वो V max इंटू S डिवाइडेड बाई KM प्लस X की तरह बन जाती है। अब ये जो इक्वेशन आने के बाद हम लोग कंसिडर करते हैं दो केसेस। एक पहला केस हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, एक Km है और एक S है। तो पहला केस हम लोगों ने लिया कि जो Km है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू सबस्ट्रेट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। उस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमारा नीचे Km बच जाता है। और जब ये रिएक्शन हम लोग देखते हैं तो Vmax एक कांस्टेंट है, Km इज़ अ कांस्टेंट, तो रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन से, विच सजेस्ट कि ये जो रिएक्शन है वो कौन सी ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो क्या होगा, एकदम से बढ़ेगा। ठीक है, बट ये कब हो रहा है, जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो मतलब ग्राफ में जब कॉन्सेंट्रेशन 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होगी उस पॉइंट पे जो रेट होगा वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा या लीनियरली इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू द सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। द नेक्स्ट केस दैट वी हैव टेकन इज कि जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द Km, तब हम लोग क्या करेंगे, Km को निगलेक्ट कर देंगे एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट को सबस्ट्रेट से काट के हमें मिलता है रेट इज इक्वल्स टू वी मैक्स। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, उस पॉइंट पे जो रेट होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि सारा का सारा एंजाइम क्या है, इन्वॉल्व है रिएक्शन करने में। अगर सारा एंजाइम रिएक्शन इन्वॉल्व करने में इन्वॉल्व होगा तो उस पॉइंट पे रेट क्या होगा, वी मैक्स होगा।
रेट वी मैक्स होगा तो उस पॉइंट पे जो रेट होगा वो कांस्टेंट भी हो जाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट इतना ज़्यादा है कि एंजाइम सारा का सारा ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो दोनों केसेस आप ले सकते हो कि एंजाइम सारा इन्वॉल्व है तो रेट मैक्सिमम भी होगा, और इस केस में हमें दिख रहा है कि जब सबस्ट्रेट सबसे सबस्ट्रेट कट गया तो हमारा रेट क्या हो गया, उस पॉइंट पे कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा ले रखी है। तो यहाँ पे जो ये ग्राफ है वो क्या होगा, स्ट्रेट चला जाएगा, पैरेलल लाइन चला जाएगा टू द एक्स एक्सिस, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी मैक्सिमम रेट विच इज इक्वल टू वी मैक्स। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने एक तीसरा केस भी लिया था जहाँ पे क्या होगा, के एम की वैल्यू एस के इक्वल होगी। तो के एम की वैल्यू एस के इक्वल है तो मैं इसको भी एस एस लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2s हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो वी मैक्स इक्वल्स टू, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि रेट क्या है, रेट है वी मैक्स, मैक्सिमम रेट के हाफ के इक्वल है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेट के इक्वल है व्हेन के एम की वैल्यू एस के ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ हम लोगों ने बनाया था जो इस तरीके से जा रहा है, तो ये मैक्सिमम तो वी मैक्स इधर हो गया, उसके बाद ये इनिशियल है और ये यहाँ पे वी मैक्स बाई टू। ठीक है, वी मैक्स बाई टू, इस पॉइंट पे क्या है कि जो के एस है और जो एस है उनकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ आएगा तो तुम्हें एग्जाम में बस यही चीज़ें करनी है, एंजाइम कैटालिसिस की इक्वेशन लिखनी है, मैकेनिज्म लिखना है, मैकेनिज्म के बाद तुम्हें स्टेडी स्टेट लॉ लगाना है, वो सब ऐड करना है, इक्वेशन को रीअरेंज करना है, इक्वेशन में वो लगाना है कि ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस एस, वो वाली इक्वेशन लिख के तुम्हें ये सारी इक्वेशन आ जाएगी, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन आ जाएगा। फिर वहाँ पे तुम्हें वी मैक्स वाली इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करना है, फिर एक एक्सप्रेशन आएगा, फिर तुम्हें 3 केसेस बनाना है, के एम कम है, के एम ज़्यादा है और के एम एस के इक्वल है, और उसके बाद तुम्हें एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, ये डेरिवेशन आने के चांसेस 90% है, और ये जनरली आता ही आता है क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। ठीक है, तो इसे तुम्हें बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो ये वही इक्वेशन है जो इस तरीके से लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2-3 चीज़ों का, इम्पोर्टेंट चीज़ों का देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे अंडरलाइन किया है, वाई द रिएक्शन ऑफ एन एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन चेंजेस फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर टू जीरो ऑर्डर एज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों है कि पहले वो ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर था, उसके बाद धीरे धीरे वो ज़ीरो ऑर्डर होता चला गया। तो फर्स्ट ऑर्डर वो कब था, क्योंकि ये हम लोग देख सकते हैं एंजाइम की बेसिस पे। एंजाइम पे क्या होता है कि एंजाइम के पास एक या एक से ज़्यादा एक्टिव पोजीशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो मतलब ये हो गया एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होती है, जहाँ पे रिएक्शन हो सकता है, और ये है एक्टिव साइट। ठीक है, तो एक से ज़्यादा एक्टिव साइट एक एंजाइम के पास हो सकते हैं। नाउ जब सबस्ट्रेट हमारे पास कम है तो एक एक्टिव साइट इन्वॉल्व होगी, दूसरी एक्टिव साइट इन्वॉल्व रिएक्शन में नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो काफ़ी सारी जो एक्टिव साइट्स हैं वो ऑक्यूपाई होती रहेंगी। ठीक है, तो जब कम सबस्ट्रेट है तो कम एक्टिव साइट इन्वॉल्व होंगी, जब ज़्यादा सबस्ट्रेट है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव साइट्स क्या होंगी, रिएक्शन में इन्वॉल्व होती चली जाएंगी। इस वजह से क्या है कि कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम की और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। पहले तो एंजाइम ही कम है और साथ में सबस्ट्रेट भी कम है, तो तुम मान के चलो कि एक एंजाइम के पास 2 एक्टिव साइट है। ठीक है, और सबस्ट्रेट तुम्हारे पास है, और एंजाइम तुम्हारे पास बेसिकली 10 है। ठीक है, सबस्ट्रेट भी तुम्हारे पास 10 है। तो जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम है तो एक एंजाइम क्या लेगा, एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि 10 सबस्ट्रेट है और 10 एंजाइम है। ऑल्दो एक एंजाइम क्या कर सकता है, 2 सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबस्ट्रेट इतने ज़्यादा कम है कि 10 एंजाइम मिलकर 10 सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। या तुम मान लो कि अगर दोनों कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं तो 5 एंजाइम मिलकर 10 सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद तुम कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ाओगे, 10 की कॉन्सेंट्रेशन को 15 कर दोगे। 15 करने के बाद फिर क्या होंगे, और एंजाइम के पास साइट्स तो अभी भी अवेलेबल है, तो वो और रिएक्शन करने लग जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन और इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे मैक्सिमम रेट पहुँच सकता है। मैक्सिमम रेट कैसे पहुँचेगा, जब सारी की सारी जो एक्टिव साइट्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगी रिएक्शन करने में। ठीक है, सो आंसर इज सेम। एंजाइम मॉलिक्यूल हैज़ वन और मोर एक्टिव साइट, एंजाइम मॉलिक्यूल के पास एक या एक से ज़्यादा हो सकती है, एट विच द सबस्ट्रेट मस्ट बी बाउंड इन ऑर्डर टू
ऑर्डर दैट द कैटालिटिक एक्शन में आकर, ठीक है। तो सबस्ट्रेट को ऑब्वियसली उस एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड होना पड़ता है, तभी जाके रिएक्शन होती है, ठीक है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन लो होगी, लो कॉन्सेंट्रेशन पे काफ़ी सारी एक्टिव साइट्स होंगी जो अनऑक्यूपाइड होंगी, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज़्यादा नहीं होगा। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, एक्टिव साइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होती जाएंगी या सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बैठने लग जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन वो कर पाएगा, ठीक है। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे एंजाइम की सारी पोजीशंस भरी हुई है, जितनी भी एक्टिव साइट्स थी उन पे सबस्ट्रेट बैठा हुआ है और काफ़ी सारा सबस्ट्रेट क्या है, फालतू में पड़ा हुआ है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, वहाँ पे जो रेट होगा वो मैक्सिमम रेट होगा और उससे आगे वो फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि दैट इज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ द एंजाइम, कि मैक्सिमम रेट वो उतना ही ले जा सकता है, उससे ज़्यादा वो आगे रिएक्शन को नहीं ले जाता, मतलब रेट के रिएक्शन को वो आगे नहीं ले जा सकता, ठीक है। इज दिस क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट बचता है दैट इज टर्नओवर नंबर, और फिर ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस टर्नओवर नंबर? तो एक एंजाइम या एक कैटलिस्ट का एक टर्नओवर नंबर होता है। इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो एक अकेला एंजाइम या एक अकेला कैटलिस्ट कितने मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो एक एंजाइम एक सेकेंड में कितने एंजाइम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, वो होता है उसका टर्नओवर नंबर। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक एंजाइम मिलियन ऑफ सबस्ट्रेट्स को कन्वर्ट कर सकता है प्रोडक्ट में एक सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो उससे तुम्हें पता ही चल रहा है कि 1 मिलियन रिएक्टेंट्स 1 मिलियन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे एक सेकेंड में विद द हेल्प ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल। तो तुम्हें पता है कि बहुत ही हाई एफिशिएंसी होती है इन एंजाइम कैटालिसिस की। सो टर्नओवर नंबर का फॉर्मूला क्या होगा? ऑब्वियसली कितने मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के रिएक्ट करें डिवाइडेड बाय कितने एंजाइम मॉलिक्यूल ने रिएक्ट करा है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, क्योंकि पर यूनिट टाइम हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। सो टर्नओवर नंबर इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट, जितने सबस्ट्रेट ने रिएक्ट किया, और सबस्ट्रेट रिएक्टेड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑब्टेन। ठीक है, ये भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ रिएक्टेंट दे रखा हो, प्रोडक्ट भी दे रखा हो, तो जितने रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे, अगर 1:1 का रेशियो है तो, ठीक है। तो प्रोडक्ट भी लिख सकते हो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स इनटू टाइम टेकिंग, पर यूनिट टाइम निकालना, पर सेकेंड में निकालना, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन होमोजेनियस कैटालिटिक रिएक्शन, एक होमोजेनियस कैटालिटिक रिएक्शन में 1 मोलर ऑफ सबस्ट्रेट एंड 1.0 माइक्रोमोलर ऑफ कैटलिस्ट यील्ड 1.0 मिलीमोलर ऑफ प्रोडक्ट इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है बेसिकली कि एक होमोजेनियस कैटालिसिस हो रही है जिसमें 1.0 मोलर ऑफ सबस्ट्रेट है हमारे पास एंड 1.0 इंटू 10⁻⁻6 मोलर कैटलिस्ट है, ठीक है, जो कि 1.0 मिली मोलर प्रोडक्ट दे रखा है इन 10 सेकेंड, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें, फाइंड द टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टर्नओवर फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये भी ये ध्यान रखना कि जो टर्नओवर फ्रीक्वेंसी और जो टर्नओवर नंबर है ये एक ही चीज़ है, क्योंकि टर्नओवर नंबर में हम लोग पर यूनिट टाइम निकाल रहे हैं और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t होती है, ठीक है, पर यूनिट टाइम। सो एनीथिंग विच इज़ गिवन पर यूनिट टाइम इज ऑलरेडी अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे टर्नओवर नंबर या टर्नओवर फ्रीक्वेंसी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। सो यहाँ पे पहली चीज़ हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्टेड। तो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट अगर हम लोग निकालेंगे तो कितने मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट है हमारे पास, 1.0 मिलीमोल सबस्ट्रेट है, लेकिन उसने कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, 1.0 मिलीमोलर प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो जितना प्रोडक्ट बना होगा ऑब्वियसली उतना ही रिएक्टेंट होगा। तो हमारे पास रिएक्टेंट तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें से सारे रिएक्टेंट ने रिएक्शन नहीं किया है, कितने ने किया है, 1.0 मिलीमोलर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्टेड, कितनों ने रिएक्ट किया वो उसके इक्वल होगा कि कितना प्रोडक्ट बना है। प्रोडक्ट कितना बना है, 1.0 मिली मोलर, तो 1.0 मिली इज 10⁻³ इतना मोलर हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंजाइम यूज्ड, एंजाइम यूज दे रखा है 1.0 माइक्रोमोलर, 1.0 इंटू 10⁻⁶ मोलर, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा था, 10 सेकेंड्स दे रखा था। सो टर्नओवर फ्रीक्वेंसी और टर्नओवर नंबर क्या होगा,
प्रोडक्ट 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻⁶ से डिवाइड होगा और 10 सेकेंड्स में हो तो 10 सेकेंड्स की यूनिट्स लिखना मत भूलना। माइक्रोमोलर है और मोलर है, या तो तुम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो या फिर मोलैरिटी डायरेक्टली लिख लो, ठीक है। इससे करके आ जाएगा 100/सेकेंड। तो TOF का यहाँ पे क्या मतलब है कि 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो एक एंजाइम 100 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है 1 सेकेंड में, ठीक है। यू कैन सी व्हाट इज द एफिशिएंसी। एक एक रिएक्शन को करने में बहुत टाइम लगता है और यहाँ पे सिर्फ एक एंजाइम 100 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट के साथ 1 सेकेंड में रिएक्ट कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैटालिसिस हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। मैं सोच रहा था कि तुम्हें इनऑर्गेनिक में पहले करा दूँ, ठीक है। इनऑर्गेनिक सिंपल है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी ब्लॉक एलिमेंट्स पहले हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फेज रूल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैटालिसिस तुम्हारा ख़त्म हो गया है। पुराने जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्लीज़ कर लेना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स करने के लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत सिंपल चैप्टर है। सारा जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने लास्ट ईयर में पढ़ी हैं वही सब पढ़नी है, उसी से रिलेटेड जितना भी काम है वही हम लोग को यहाँ पे करना है। बस काफ़ी सारी रिएक्शंस होंगी जो ज़बरदस्ती की थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेंगी, बट मोर और लेस इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर, ठीक है। और इसके बाद फिर इसकी जो मेजर एप्लीकेशन है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करने के लिए मिलेगी, और वो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। ये सारे जो चैप्टर हैं डी ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये 11th और 12th में ही हैं दोनों चैप्टर्स। दोनों बहुत तुम लोगों ने अच्छे से किए होंगे। हम लोग वहीं से NCERT से पढ़ेंगे जो बेसिक है, और उसके बाद जो एडवांस लेवल है वो हमारे पास एक और बुक है अजय नाम की, ठीक है, उससे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं दोनों जो NCERT की जो PDF है वो मैं अपलोड कर दूंगा ग्रुप पे। ओके, एनीवे स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या होते हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आयनिक कोवेलेंट और एटॉमिक रेडिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब मेजरली हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जब हम लोग पढ़ते हैं तो पहले हम लोग ट्रांजिशन इनका नाम क्यों रखा हुआ है ये हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ट्रांजिशन क्या है, क्योंकि ये दिखाता है ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, इट गवर्न्स द ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टीज की बारे में बात हो रही है कि जो पीरियोडिक टेबल है हमारा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव एस ब्लॉक, ठीक है, और ये क्या है, मेटल्स है। ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव पी ब्लॉक, दैट आर नॉन मेटल्स, ठीक है। और इनके बीच में क्या आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव मेटल्स एंड ऑन राइट हैंड साइड वी हैव नॉन मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का ग्रेडेशन होता है, मतलब प्रॉपर्टी इंक्रीज और डिक्रीज होती है फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक या पी ब्लॉक टू एस ब्लॉक, कैसे होती है, थ्रू डी ब्लॉक होती है, ठीक है। यहाँ पे मेटालिक करेक्टर ज़्यादा है, धीरे धीरे यहाँ पे जाते, यहाँ पे पी ब्लॉक की साइड पे जाते जाते मेटालिक करेक्टर या मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती रहती है, कम होती जाती है। यहाँ पे नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो इनके ऑक्साइड्स होंगे वो ज़्यादा एसिडिक होंगे, यहाँ पे इनके ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक होंगे।
तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं वो सारी क्या होती हैं, धीरे धीरे इस ब्लॉक से ग्रेजुअली मूव करते करते पी ब्लॉक तक वो चेंज होती हैं। और ये जो ग्रेजुअल प्रॉपर्टीज़ का चेंज होता है, उसी की वजह से ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये विटनेस करते हैं कि कैसे एस ब्लॉक से पी ब्लॉक तक जो प्रॉपर्टीज़ हो रही है, जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे धीरे धीरे चेंज होगी। सो दे मतलब दे सफ़र द ट्रांजिशन, मतलब कैसे धीरे धीरे प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड, ठीक है। एनीवेज, तो ट्रांजिशन का यहाँ पे मतलब तुम्हें क्लियर हो ही रहा होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में यहाँ पे हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी अंदर घुसे होते हैं, विच इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो कि हमें यहाँ पे ऐसा दिखाई नहीं देते हैं। इनको अलग से इनके जो दो पीरियड्स हैं, उनको दो जो सीरीज हैं उनको नीचे रखा जाता है, क्योंकि दे वो बहुत बाद में मिले थे एंड देन वी रियलाइज कि यहाँ पे ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए। नेवर माइंड, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? So transition elements are the elements that have partially filled d orbital, partially filled d orbital in ground state or excited state, ठीक है। So this is the definition. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं, पहली चीज़ तो ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आना चाहिए, वो डी ऑर्बिटल में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कि वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि डी ब्लॉक एलिमेंट होने के लिए हमें क्या चाहिए, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल चाहिए। जो डी ऑर्बिटल होना चाहिए वो पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, not completely empty, not completely filled। ना तो पूरा खाली होना चाहिए, ना ही पूरा भरा होना चाहिए, पार्शियली होना चाहिए, मतलब आधा अधूरा होना चाहिए। तो डी ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन आधी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर उसके पास डी नॉट कॉन्फ़िगरेशन है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। डी 10 कॉन्फ़िगरेशन है तो भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्या होना चाहिए, डी 1 से लेके डी 9 तक कॉन्फ़िगरेशन उसकी होनी चाहिए। अगर उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है डी ऑर्बिटल में तो भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता, और अगर उसके पास पूरे के पूरे फील्ड ऑर्बिटल्स हैं तो भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता। ये हो गई आधी डेफिनेशन। कंप्लीट डेफिनेशन क्या है, बोल रहा है ईदर इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ईदर लिखना भूल गया, ईदर इन ग्राउंड स्टेट, या तो ग्राउंड स्टेट में होने चाहिए या फिर कोई एक्साइटेड स्टेट में होनी चाहिए। एक्साइटेड स्टेट का यहाँ पे मतलब क्या है कि जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है, जैसे एफ ई इज द ग्राउंड स्टेट, और अगर वो Fe+2+3 में चला गया तो ये हो गई एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इज बेसिकली द मेटालिक स्टेट, जिसमें वो मेटल की तरह रहता है। ओके, सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके पास पार्शली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी, या तो ग्राउंड स्टेट में होनी चाहिए या एक्साइटेड स्टेट में होनी चाहिए, दोनों में से एक जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड स्टेट में भी पार्शली फिल्ड चाहिए और एक्साइटेड स्टेट में भी पार्शली फिल्ड चाहिए। दोनों में से एक जगह पे अगर पार्शली फिल्ड है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, अदरवाइज वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। एंड फॉर द सेम रीजन हम बोलते हैं जिंक
cadmium and mercury are not transition elements. जिंक, कैडमियम और मरकरी बिल्कुल भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है. दे आर ऑब्वियसली पार्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक के साथ हम उनको पढ़ते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आएगा, व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो आंसर क्या है? पहली चीज की ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे. ऐसे एलिमेंट जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड स्टेट में, दोनों में से अगर एक भी जगह है तो उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जिंक. जिंक में क्या है? जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, वो है 3D10 4s2. ठीक है. अब 3D10 4s2 में इसके पास है फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल. क्या है? फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है. D10 दिख रहा है. अब ठीक है, ग्राउंड स्टेट तो ठीक है, अगर ज़रूरी नहीं है कि ग्राउंड स्टेट में अगर फुल फिल्ड है तो ज़रूरी एक्साइटेड स्टेट में हो. तो अब इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? Zn2+. अब Zn2+ में भी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D10 4s0 होती है. इसमें भी क्या है? फुल फिल्ड है, डी ऑर्बिटल है. तो ये हमें देखने में आ रहा है कि बोथ इन बोथ द केसेस, इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन एक्साइटेड स्टेट, जो जिंक है या कैडमियम है या मरकरी है, तीनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और तीनों ही एलिमेंट्स के पास जो डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है. कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से इन जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं. दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है. हेंस दे आर नॉट, इसलिए हम लोग इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते. बट सिंस ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो है नहीं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी में आ रहा है, और ना ही ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए हम लोग इनको क्या करते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ पढ़ते ज़रूर है, बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है. सो अब एक क्वेश्चन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. तो यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा होगा, कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, मैं इसको वहाँ पे कॉपी करके लेता हूँ. ठीक है. ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक whose atomic number is 30 is not. ठीक है. तो हम लोग किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे हम लोग बोल सकते हैं कि स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है बट जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? तो कैसे करके दिखाएंगे कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 21. तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है स्कैंडियम की वो क्या है? 3D14s2. ठीक है. एंड जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिंक का जो एटॉमिक नंबर है वो 30 है, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D10 4s2 है. तो यहाँ पे क्या है? फुल फिल्ड है, कम फुल्ली फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड. यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? पार्शियल दिख रहा है. ठीक है. अब क्या है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता है, तो स्कैंडियम 2+ होता है, जहाँ स्कैंडियम 3+ होता है, जहाँ पे उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 3D04s0. 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए. और यहाँ पे क्या है? कम्प्लीटली एम्प्टी. जिंक 2+ के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे. 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे. 3D10 4s0. ये अभी भी क्या है? फुल्ली फिल्ड है. ठीक है. फुल्ली फिल्ड ना लिखो तो कम्प्लीटली फिल्ड लिख सकते हो. सो इन बोथ केसेस, ठीक है, दोनों केसेस में
इट इज फुल्ली फिल्ड, कंप्लीटली लिख लेता हूँ। तो दोनों ही केस में ये कंप्लीटली फिल्ड है, हेंस नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। बट इस केस में क्या है, इट इज पार्शली फिल्ड इन ग्राउंड स्टेट। दोनों में से एक, एक में भी होगा तो भी चलेगा, या तो दोनों में ही पार्शियली फिल्ड होना चाहिए या दोनों में से एक में पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इट इज पार्शियली फिल्ड इन ग्राउंड स्टेट एंड इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आया ये? किसी को कोई डाउट? ओके। अब तो एक्साइटेड स्टेट में जो मतलब ये रहता है तो आपको कॉपर सिल्वर और गोल्ड का ये ट्रांस एलिमेंट है। हाँ, कॉपर सिल्वर गोल्ड इनको ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसिडर करेंगे क्योंकि उनके एक्साइटेड स्टेट में उनके पास पार्शियल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए पूछा जा सकता है कि जो एजी है, सिल्वर है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है, सिल्वर कॉपर गोल्ड। ठीक है, क्योंकि दोनों ही केस में जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 3D9 होती है एजी प्लस में, सॉरी एजी प्लस में नहीं, एजी प्लस टू में जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 3D9 होती है, या कॉपर प्लस टू में कॉन्फ़िगरेशन 3D9 है। ठीक है, या एयू प्लस थ्री में, थ्री प्लस में, या एयू टू प्लस में जो कॉन्फ़िगरेशन है 3D8 या 3D9 होती है, जिसकी वजह से ये पार्शियली फिल्ड होते हैं या एक्साइटेड, वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट में, हैज दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो बिफोर गेटिंग इनटू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तुम्हें जो मेजर चीज़ है, एलिमेंट्स पता होने चाहिए वो कौन से होते हैं। सो ये एलिमेंट्स हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। सो 21 से लेके 30 तक एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे जो स्कैंडियम होता है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 3D1 4s2 होती है। इससे पहले जो गैसेस होंगी, ये 2, 8, 18। ठीक है, सो इससे पहले मैं लिख सकता हूँ ये क्रिप्टॉन, सॉरी अर्गन 3D1 4s2। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसे कॉन्फ़िगरेशन 25 है तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3D5 4s2। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर तुम करोगे तो तुम्हारी पूरी कॉन्फ़िगरेशन निकल जाएगी। टाइटेनियम की क्या आएगी, 3D2 4s2, इसकी 3D3 4s2, 3D4 4s2। ये इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट होता है 3D5 4s1। एक्सेप्शन केस है, आई टेल यू कि क्यों है। इसमें 3D5 4s2, थोड़ी ज़्यादा जगह होनी चाहिए, मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, ऐसे ठीक है।
इसका होगा AR3D2 4s2। ये कॉन्फ़िगरेशन तो हमें पता ही होनी चाहिए। इसको हम लोग 5 कर देते हैं डायरेक्टली। थ्री डी सेवन फोर एस टू, 3D8 4s2, 3D10 4s1 एंड 3D10 4s2। सबके आगे आर्गन आएगा जस्ट टू शो देम कि आर्गन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना। पीछे का जो नंबर है वो आगे आ जाएगा, आगे का नंबर जो है पीछे हो जाएगा, एक्सेप्ट 2 केसेस जहाँ पे कौन सा है, क्रोमियम है और एक कॉपर है। ठीक है, सो वी हैव 2 एक्सेप्शनल केसेस, कॉपर एंड क्रोमियम। जो 24 वाला ग्रुप है और जो 29 वाला ग्रुप है, मतलब कॉपर का जो ग्रुप है और जो क्रोमियम का ग्रुप है, उनके जो ग्रुप्स में प्रॉब्लम होती है, ये एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन फॉलो नहीं करते हैं जो कि उन्हें कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करनी चाहिए, विच इज़ बेसिकली ड्यू टू हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस। कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्सट्रीमली स्टेबल होती है, इसलिए क्रोमियम और कॉपर एक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं एज कम्पेयर टू द एक्सपेक्टेड वन। ये तुम लोगों ने 12th में पढ़ा ही होगा। सो आई डोंट थिंक सो कि कॉन्फ़िगरेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो अब क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। वाई क्रोमियम हैज़ 3D5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन। तो क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 3D4 4s2। हाउएवर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3D5 4s1। तो यहाँ से जो एस ब्लॉक में का जो एस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके इधर आ जाता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 2 3 4, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे D4 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पे जंप करके इधर आ जाता है, तो इस वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके की होती है। ये हो गया 3D4, D4 कॉन्फ़िगरेशन है, एंड दिस इज S2। ये हो गई 3D5 4s1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ड्यू टू दी स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फेल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फेल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू D4 D3। ठीक है, या D2। ठीक है, तो D5 जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है D4 से, और जो D10 होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन D9 से। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो अगर यहाँ पे जो ऑर्बिटल है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एस का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करके 4D4 के पास पहुँच जाता है, सो दैट इट मेक्स 3D5। ये जो 3D5 जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हो जाती है स्टेबल। ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होती है। ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से क्रोमियम 3D5 में रहता है एज कम्पेयर टू 3D4। Now the question arises why 3D5 configuration is more stable। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़बरदस्ती ज़्यादा स्टेबल क्यों होती है? ये ज़्यादा स्टेबल होती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है शायद मैंने तुम्हें लास्ट ईयर कराया होगा एक्सचेंज एनर्जी का। तो एक्सचेंज एनर्जी में क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी इज बेसिकली रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम एक एक जगह से दूसरी जगह पे। ड्यूरिंग द मूवमेंट वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, और वो क्या होता है, कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करेगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा।
एंड वाइल मूविंग उसकी जो एनर्जी क्या होती है वो कम हो जाती है, वो रेजोनेंस एनर्जी रिलीज करता है। और अगर एनर्जी कम हो जाती है तो वो कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। सो फॉर द सेम रीज़न कि यहाँ पे 3D5 जब कॉन्फ़िगरेशन होती है तो वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनके बीच में जो एक्सचेंज एनर्जी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रिलीज़ होती है और वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो लेट मी शो यू विद द डायग्राम। तो तुम्हारे पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है और एस ऑर्बिटल में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब जितने भी है वो पेयर्ड है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, फिर ये दोनों और फिर ये दोनों, तो कितने हो गए, 3 एक्सचेंज हो गए, एक्सचेंज पेयर। अब ये इसके साथ और ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, तो प्लस 2 एक्सचेंज पेयर हो गए। और लास्ट में क्या बचा कि ये वाला दोनों एक ही पेयर बनाएंगे, प्लस 1 एक्सचेंज पेयर। सो ओवरऑल कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, 3 2 5 और एक, सिर्फ 6 एक्सचेंज पॉसिबल है। मतलब सिर्फ 6 कॉन्फ़िगरेशंस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। तो मतलब कंसिडर करो कि 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना हो। अब ऑन द अदर हैंड यू हैव 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है और एक ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल यू हैव 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। बट रेजोनेंस कौन सा करेंगे, जो सेम ऑर्बिटल में, तभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन 3D से 4s में इलेक्ट्रॉन ऐसे रेजोनेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी का काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, एक हायर लेवल से लोअर लेवल में वो जाएगा, तो या तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा या एनर्जी रिलीज करेगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल है, रेजोनेंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नाउ वी हैव टू सी कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। तो 1 2 3 एंड 4, 4 इधर, फिर इसके साथ 2 3, फिर इसके साथ 1 2 और फिर लास्ट में इन दोनों का एक। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10, 10 एक्सचेंज पेयर है हमारे पास, या कंसिडर करो 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो पहले केस में वी हैव 6 एक्सचेंज पेयर, मतलब 6 resonating structures, and in the next one we have 10 resonating structures. So obviously जितने ज़्यादा resonating structure होंगे, जितने ज़्यादा resonating pair होंगे, उतना ही ज़्यादा stability आती है। इसलिए जो full filled और half filled जो configurations होती हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा stable होती हैं। Is this clear? ठीक है, और सिमिलर ही रीज़न किसके लिए एट्रीब्यूट किया जाता है, कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन के लिए किया जाता है। कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, 3D9 4s2। ठीक है, और वो होती है 3D10 4s1। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है और ये ऑब्जर्व्ड है। तो ऑब्जर्व्ड में क्या होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है या कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से इसमें जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो 20 एक्सचेंज पेयर बनाते हैं। ठीक है, 10 सेम अपर प्लस हाफ साइन के साथ, क्योंकि उसमें क्या होता है, तो जो प्लस हाफ वाला इलेक्ट्रॉन है वो प्लस हाफ वाले के साथ 10 एक्सचेंज पेयर बनाता है, और जो माइनस हाफ वाला है वो माइनस हाफ वाले के साथ 10 पेयर बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक्सचेंज पेयर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं, और जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये हो गया, और इसके बाद तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन पता ही चल गई है। सो किसी भी उसकी तुम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आयरन है और आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, सो ऑब्वियसली ये 3D6, पहले 6 लिखेंगे 4s2।
अब तुमसे बोला ऑस्मियम का, तो ऑस्मियम किसके नीचे आता है, आयरन के नीचे आता है, तो जो डाउन द ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या होती है, सेम ही रहती है, तो इसकी भी 3d6 4s2 होगी, ठीक है। सो इन एग्जाम और एनीवेयर तुम लोग इजीली एटॉमिक नंबर फर्स्ट सीरीज का अगर तुम याद कर लेते हो, और फर्स्ट सीरीज पूरा पीरियोडिक टेबल अगर तुम्हें डी ब्लॉक एटलीस्ट अगर तुम्हें याद रहता है, तो नीचे वाले की कॉन्फ़िगरेशन देखना बहुत आसान होता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ऊपर वाले की सेम ही रहती है और ऊपर वाले का एटॉमिक नंबर हमें पता ही रहता है, तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद नीचे वालों की हम लोग इजीली कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाते हैं, ठीक है। तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन तो हो गई है, अब इसके आगे हम लोग इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो हम लोग मेजरली पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मैं बुक है जो वो अपलोड कर दूंगा, प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ते रहना।